तो आज देश में लोकतंत्र है, संविधान लागू है, मगर जो लागू करने वाले लोग हैं वो लोग वही लोग हैं जिनके पूर्वजों ने इस देश में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बना करके लोगों को गुलाम बनाया था। तो खास तौर से ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं, उनको हिंदू मुसलमान की लड़ाई में फंसाया जाए, और हिंदू मुसलमान की लड़ाई में जब ओबीसी, एससी, एसटी का तबका फंसता है तो 3.5% ब्राह्मणों के पीछे खड़ा हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही तो ठेकेदार है इस सारे सिस्टम का, तो उसके पीछे खड़ा हो जाता है, तो बहुसंख्यक हो जाता है। जैसे ब्राह्मण हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं, और जिस दिन हम लोग अपनी बौद्ध विरासत खोजना शुरू कर दिए हर मंदिर के नीचे, तो उस दिन ब्राह्मण कहाँ जाएंगे? हमारे लोग भी तो खोजेंगे। अगर ब्राह्मण जो है ऐसा खोज रहे हैं तो हमारे लोग भी खोजेंगे। तो ब्राह्मण उपदेश उन लोगों को दे रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ब्राह्मण जो शिकार है कास्ट सिस्टम का, वर्ण सिस्टम का, उनको उपदेश देने की जरूरत थोड़ी है। उपदेश तो ब्राह्मणों को देने की जरूरत है, जिन्होंने शिकार बनाया है, जो छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच फैलाए हैं, उनको देने की जरूरत है शिक्षा। उनको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, शिक्षा उनको दे रहे हैं जो खुद ही पीड़ित। साथियों नमस्कार। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी विकास पटेल, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, एक तरफ आप पूरे देश भर में पिछड़ा वर्ग मोर्चा का परिवर्तन यात्रा निकालते हैं जातीय जनगणना को लेकर। अभी देखने को मिल रहा है कि धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, वो हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर पूरे देश भर में यात्रा निकाल रहे हैं। क्या कहेंगे सर इस पर आप? देश में दो प्रकार की वैचारिक लड़ाई चल रही है। एक वो लोग हैं जिन्होंने इस देश में वर्ण व्यवस्था बनाया, जाति व्यवस्था बनाया, छुआछूत बनाया, ऊंच नीच बनाया, और अंधविश्वास, पाखंडवाद फैलाकर इस देश के जो असल मूल्यवासी लोग हैं, एससी, एसटी, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग, उनको गुलाम बनाकर रखने का काम किया। भारतीय संविधान लागू होने से हम लोगों को संवैधानिक अधिकार मिल गए, मगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन अगर उसको लागू करने वाले लोग अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा साबित नहीं होगा। तो आज देश में लोकतंत्र है, संविधान लागू है, मगर जो लागू करने वाले लोग हैं वो लोग वही लोग हैं जिनके पूर्वजों ने इस देश में जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था बना करके लोगों को गुलाम बनाया था। तो अब जैसे जैसे बैकवर्डों में या बहुजन समाज में जागरूकता बढ़ रही है, तो वो लोग परेशान हो रहे हैं कि देश में ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, तो 3.5% के ब्राह्मण देश की सत्ता और व्यवस्था पर कैसे काबिज हो सकते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग ये अभियान चला रहे हैं कि जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए, तो लोगों को ये भी पता चल रहा है कि उनका हिस्सा कौन खा रहा है। जो खाने वाले लोग हैं वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर ये बहस चलेगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो इसमें तो हमारा नुकसान होगा, हम इसका समर्थन कर नहीं सकते हैं, और इसका अगर विरोध करेंगे तो लोग हमें वोट नहीं देंगे, तो हमारे पास से पॉलिटिकल सत्ता चली जाएगी। और अगर हम इसका समर्थन करेंगे तो प्रशासन में और न्यायपालिका में, मीडिया में और तमाम जगह जो हम कब्जा किए हैं वो कब्जा हमको छोड़ना पड़ेगा, इनको न्याय देना पड़ेगा। तो वो दोनों तरफ से वो फंसे हुए हैं, इसलिए उनको लगता है कि इस प्रकार की चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो इस चर्चा को दबाने के लिए देश में दूसरी बहस चलाने की कोशिश बार बार होती है। वो बहस है हिंदू मुसलमान की, जो खास तौर से ओबीसी, एससी, एसटी के लोग हैं, उनको हिंदू मुसलमान की लड़ाई में फंसाया जाए। और हिंदू मुसलमान की लड़ाई में जब ओबीसी, एससी, एसटी का तबका फंसता है तो 3.5% ब्राह्मणों के पीछे खड़ा हो जाता है, क्योंकि ब्राह्मण ही तो ठेकेदार है इस सारे सिस्टम का, तो उसके पीछे खड़ा हो जाता है, तो बहुसंख्यक हो जाता है। तो दो प्रकार की लड़ाई चल रही है आइडियोलॉजिकल। एक लड़ाई ये चल रही है कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हिस्सा मिलना चाहिए, और जो लोग हम लोगों के हक अधिकार पर कब्जा किए हुए हैं वो ये चर्चा ना चले देश में, इसलिए वो हिंदू मुसलमान की चर्चा चलाने का काम कर रहे हैं, और इसके लिए वो यात्राएं कर रहे हैं, इसके लिए वो दंगे करवा रहे हैं, इसके लिए वो हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे काम वो लोग कर रहे हैं ताकि जो बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोग हैं खास तौर से, वो अपने हक अधिकार की लड़ाई को ना लड़ें। इस समय देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे, जो आप अभी जिक्र किया कि हर मस्जिद के नीचे वो मंदिर ढूंढने का काम कर रहे हैं, आप ये लोगों ने आंदोलन चलाया कि बहुत सारे बौद्ध विरासतों को उनको तोड़ा जा रहा है, छेड़छाड़ किया जा रहा है। अब यहाँ के जो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि बुद्ध की धरती से आए, लेकिन यहाँ पे बौद्ध विरासतों का छेड़छाड़ है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और मस्जिद में मंदिर ढूंढना कितना आपको लग रहा है कि हिंदू मुस्लिम का एक एंगल देना है? देखिए, देश में जिस प्रकार से जागरूकता बढ़ रही है तो ब्राह्मणों के लिए देश में चुनाव जीतना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है।
इसके लिए वो बड़े पैमाने पर पैसे का उपयोग कर रहे हैं, चुनाव में धांधली करने का काम कर रहे हैं और हिंदू मुसलमान के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। पिछले सालों से जिस प्रकार से हम लोगों ने देश के लोगों को जागृत किया और ये कहा कि भाई चाहे मंडल कमीशन उठाकर देख लो, मंडल को दबा दिया गया कमंडल से, चाहे जाति जनगणना का मुद्दा उठाकर देख लो, लगातार धार्मिक मुद्दों से आपके हक अधिकार के मुद्दों को दबाया जा रहा है। तो ये बात लोगों को समझ में आ रही है। जब लोगों को समझ में आ रही है तो लोग उनकी तरफ जा नहीं रहे हैं, इसलिए वो कहीं प्रशासन को आगे करके, कहीं आरएसएस के कार्यकर्ताओं को आगे करके इस प्रकार की घटनाएं करवाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि माहौल बिगाड़ा जाए। और जब हिंदू मुसलमान का माहौल खड़ा होगा तो ओबीसी एससी एसटी की जो जाति जनगणना का मुद्दा है और तमाम मुद्दे हैं उसको दबा दिया जाएगा। आप लोगों पे ब्राह्मण समुदाय आरोप लगाता है कि आप लोग अपने भाषणों के माध्यम से उन ब्राह्मणवादी समुदाय को आप लोग टारगेट करने का काम करते हैं, उनका नाम लेकर उनको गालियां देने का काम करते हैं मंचों से। इस आरोप को किस तरह तो ब्राह्मणों का इस देश में क्या है? जैसे ब्राह्मण हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोज रहे हैं और जिस दिन हम लोग अपनी बौद्ध विरासत खोजना शुरू कर दिए हर मंदिर के नीचे, तो उस दिन ब्राह्मण कहाँ जाएंगे? हमारे लोग भी तो खोजेंगे। अगर ब्राह्मण जो है ऐसा खोज रहे हैं तो हमारे लोग भी खोजेंगे। और ये हिस्टोरिकल फैक्ट है कि नहीं, आप उनका कहना कि आप लोग जब जाते हैं समाज में बोलते हैं जैसे भाईचारा बिगड़ रहा है ना। जितने प्राचीन मंदिर हैं वो सारे मंदिर बौद्ध विहार हैं, बौद्धों की विरासत है। तो भाईचारा बिगाड़ने की बात तो पहले ही कर चुके हैं। भाईचारा है ही कहाँ? आप जिस भाईचारा की बात कर रहे हो तो जाति पूछकर हर काम होता है। ऑफिस में कोई ट्रांसफर होकर के आता है तो बाद में आता है, उसकी जाति पहले आती है। जाति पूछ करके गांव देहात में गिलास दिया जाता है, थाली दिया जाता है, प्लेट दिया जाता है। तो जाति पूछ करके सब काम किया जाता है। जाति के आधार पर भेदभाव हो रहा है। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री निकले हैं यात्रा पे कि जाति खत्म करेंगे और हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो धीरेन्द्र शास्त्री को यात्रा करने की जरूरत नहीं है। धीरेन्द्र शास्त्री को ये करने की जरूरत है कि वो पहले ये स्वीकार कर लें कि ब्राह्मण इस देश के रहने वाले नहीं, ब्राह्मण इस देश के रहने वाले नहीं हैं और ब्राह्मणों ने आकर ये सारा काम बिगाड़ा है। पहले ये स्वीकार कर लें और फिर वो ब्राह्मणों से अपील कर लें कि ये तुमने ही बिगाड़ा है, तुम ही बना लो। उसके लिए यात्रा चलाने की जरूरत थोड़ी है। तो ब्राह्मण उपदेश उन लोगों को दे रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ब्राह्मण जो शिकार है कास्ट सिस्टम का, वर्ण सिस्टम का, उनको उपदेश देने की जरूरत थोड़ी है। उपदेश तो ब्राह्मणों को देने की जरूरत है जिन्होंने शिकार बनाया है, जो छुआछूत भेदभाव ऊंच नीच फैलाए हैं, उनको देने की जरूरत है शिक्षा। उनको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, शिक्षा उनको दे रहे हैं जो खुद ही पीड़ित हैं। उनको ये शिक्षा नहीं दे रहे हैं कि आप जाति धर्म पर बात मत करो, उनको ये शिक्षा दे रहे हैं कि अरे तुम जाति जनगणना की मांग क्यों कर रहे हो, संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी की मांग क्यों कर रहे हो, जातवाद बढ़ेगा, इससे तो दिक्कत हो जाएगी। तो धीरेन्द्र शास्त्री समझ रहे हैं इससे दिक्कत क्या हो जाएगी, ब्राह्मण शासक नहीं बनेगा। वो हमारे आदमी को ये नहीं समझाना चाहते कि इससे दिक्कत हो जाएगी, ब्राह्मण शासक नहीं बनेगा। हमारे आदमी को उल्टा समझाना चाहते हैं इससे हिंदू धर्म की रक्षा हो जाएगी। तो हमेशा हमारे लोगों को मूर्ख बनाने का काम तो ब्राह्मण करते ही आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री कोई अलग काम नहीं कर रहे हैं। अभी कहा जा रहा है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन देश में लागू होगा, इसको लेकर आप लोग बड़ा विरोध जता रहे थे। क्या कारण है कि आप लोग का विरोध करने का? देखिए, 2011 के बाद 2021 में जनगणना होनी चाहिए थी। देश में जाति जनगणना को लेकर हम लोगों ने दबाव बनाया हुआ है। तो बीजेपी की नरेंद्र मोदी सरकार अभी तक सेंसस को रोक कर क्यों रखा हुआ है? क्योंकि वो कास्ट सेंसस करना नहीं चाहते और हर बार कोई ना कोई चुनाव है। अगर वो कास्ट सेंसस के बगैर सेंसस करते हैं तो समाज में बड़ा विद्रोह पैदा होने का डर है और इससे उनको लगता है कि लोग हमको चुनाव हरवा देंगे। तो इसलिए वो पूरी जनगणना ही रोक कर रखे हुए हैं। तो ये भय क्यों है, बार बार चुनाव हो रहे हैं? उनको लगता है कि जब 1 नेशन 1 इलेक्शन होगा तो एक बार चुनाव जीतने के बाद हम जो चाहेंगे वो करेंगे, क्योंकि दूसरे राज्य में दूसरे कहीं जगह चुनाव नहीं होगा। तो फिर हम 5 साल के लिए जो चाहेंगे वो कर सकते हैं और फिर किसी मुद्दे को हाईलाइट करके 5 साल बाद इलेक्शन जीत सकते हैं। तो ये जो सारा मामला, और दूसरा मामला क्या है, अब बार बार चुनाव में धांधली करना पड़ रहा है, बार बार गड़बड़ी करना पड़ रहा है, बार बार मुद्दे उठ रहे हैं। और जब एक ही बार चुनाव होगा तो एक ही बार मुद्दा उठेगा, एक ही बार शांत कर दिया जाएगा तो राहत रहेगी।
अभी राहत नहीं है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा चुनाव आ गया, हरियाणा चुनाव की आग ठंडी नहीं हुई तब तक महाराष्ट्र चुनाव आ गया, तब तक दूसरे आ जाते हैं। तो इससे उनको बड़ी परेशानी है मैनेज करने में, क्योंकि अगर ईमानदारी से चुनाव कराते तो कोई दिक्कत नहीं। चुनाव का आपने जिक्र किया, अभी देखने को मिला महाराष्ट्र का जो चुनाव था उसमें जो सबसे बड़ी पार्टी बन के आई वो बीजेपी बन के आई, और बीजेपी के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जेपी नड्डा थे, उन्होंने कहा था कि हम क्षेत्रीय पार्टी को खत्म कर देंगे। तो देखने को मिला कि बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी जो थी वहां पे बड़ी शरद पवार की पार्टी थी और उद्धव की जो पार्टी है, इन सब पार्टियों की सीटें बहुत कम आई, जबकि महाराष्ट्र की जो समीकरण था, जो जमीनी स्तर के मामले निकल के आ रहे थे, उसमें बीजेपी की सरकार बनती नहीं दिख रही थी, जैसे जमीनी हकीकत थी। लेकिन देखने को मिला बीजेपी की एकाएक बहुत अच्छी खासी सीट आ गई वहां पर, और बीजेपी की सरकार बन गई, और मुख्यमंत्री की आज घोषणा भी हो गई कि फडणवीस जो है उसके मुख्यमंत्री बनेंगे। किस तरह देखते हैं कि जो जेपी नड्डा जी ने कहा था, क्या वो अभी धीरे धीरे ये हर जगह इम्प्लीमेंट होगा कि जो क्षेत्रीय पार्टी, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी बहुजनों की ही अधिकतर हैं? नहीं, जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं या जो अपोजिशन है जी, अपोजिशन अगर अपोजिशन की तरीके से काम नहीं करेगा तो उसके साथ यही होगा। अपोजिशन को जिस प्रकार से लड़ना चाहिए सत्ता पक्ष से, उस प्रकार से नहीं लड़ रहा है। बार बार चुनावों में गड़बड़ियां हो रही हैं, मगर अपोजिशन जिस प्रकार की लड़ाई लड़ना चाहिए नहीं लड़ रहा है। किसान इतना बड़ा आंदोलन देश में चला सकते हैं, इतना दिन तक चला सकते हैं। आल अपोजिशन का चुनाव आयोग के ऊपर आरोप है, तो क्या आल अपोजिशन मिलकर चुनाव आयोग को 6 महीने तक नहीं घेर सकता है? वो भी तो घेर सकता है, उसके पास तो ज्यादा ताकत है, मगर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है? तो अगर आल अपोजिशन लड़ने के लिए नहीं तैयार है, जो लोग चुनाव में गड़बड़ी कर रहे हैं, जो तमाम प्रकार की गड़बड़ियां कर रहे हैं, अगर उनसे लड़ने के लिए नहीं तैयार है, तो फिर तो रिजल्ट उनके खिलाफ आना ही है। जब वो खुद ही आत्महत्या करने के लिए, मरने के लिए तैयार हैं, तो दूसरे क्या दोष है? जो काम अपोजिशन को करना चाहिए वो गांव के लोग धरने पर बैठकर कर रहे हैं कि हमने वोट दिया था, नहीं मिल निकला हमारा। ये काम तो अपोजिशन का है ना, दिल्ली घेरे। आने वाले समय में सर पिछड़ा वर्ग मोर्चा का क्या प्लान है और क्या इम्प्लीमेंट होगा, और क्या संदेश देंगे ओबीसी के तमाम लोगों को? ओबीसी के लोगों को हम यही संदेश देना चाहेंगे कि दो प्रकार से जो हमारी हक अधिकार की विरोधी ताकतें हैं वो काम कर रही है, हम लोगों को गुमराह कर रही है। एक तो धर्म के नाम पर गुमराह कर रही है, दूसरा जाति के नाम पर गुमराह कर रही है। एक तो धर्म के नाम पर वो हिंदू और मुसलमान का फसाद जगह जगह खड़ा कर करके हमारे लोगों को गुमराह करके उनका वोट और सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा वो हमारे ही समाज से कुछ नेताओं को आगे करके जाति जाति के नाम पर, जो कि पावर विहीन है सत्ता में, लेकिन उनको दिखा करके, पोजीशन दिखा करके, उनको दिखा करके हमारे समाज का वोट लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो दो प्रकार से वोट लूटने की कोशिश हो रही है, इसको रोकने का काम एक तो करना चाहिए, और तीसरा जो चुनाव में गड़बड़ी हो रही है, इसके लिए बड़ी लड़ाई जो लड़ी जा रही है अभी, तो उस लड़ाई में मदद करनी चाहिए, अपने साथ सहयोग करना चाहिए, ताकि इस देश में जो मौलिक लड़ाई है, देखिए अगर हिंदू मुसलमान की लड़ाई होगी तो अगर हिंदू के नाम पर कुछ मिल भी गया तो ओबीसी SC ST को कुछ थोड़ी ही मिलने वाला है। जैसे मंदिर बना, तो जब मंदिर की लड़ाई मस्जिद गिराना था तो विनय कटियार, कल्याण सिंह, उमा भारती, परवीर तोगड़िया, रितंबरा जैसे तमाम बड़े नेता थे। जब मंदिर बना तो इसमें से कोई बड़ा नेता नहीं, ट्रस्ट में एक भी ओबीसी को नहीं रखा गया। तो मुसलमानों से लड़ने के लिए हमें हिंदू बनाया जाता है, मगर हक अधिकार के लिए हमें हिंदू थोड़ी बनाया जाता है। तो अगर हिंदू के नाम पर कोई फायदा भी होगा तो फायदा ओबीसी SC ST को नहीं मिलेगा, वो फायदा ब्राह्मणों को मिलेगा, क्योंकि ब्राह्मण ही ठेकेदार है। हमारे आदमी को तो अपने बेटे का नाम रखने की भी इजाजत नहीं है अपनी मर्जी से, वो भी उनसे पूछ कर रखता है। तो वो उसमें कोई हक उसको ओबीसी SC ST के लोगों को नहीं मिलने वाला। लेकिन जो संविधान में हमारे हक अधिकार लिखे हुए हैं, अगर उसके लिए हम लड़ते हैं, मान लो ओबीसी इस बात के लिए लड़ता है कि हमारी गिनती होनी चाहिए और जितनी हमारी संख्या है उतना अधिकार मिलना चाहिए, तो अगर सभी क्षेत्रों में ओबीसी की संख्या, मान लो बिहार में 63% से ज्यादा निकली, अगर देश भर में जनगणना हो तो इसी के आसपास निकल सकती है, तो अगर इतना परसेंट देश में ओबीसी को हक अधिकार मिलता है तो ओबीसी का फायदा निश्चित रूप से इससे होगा। इसी प्रकार से SC ST की संख्या बिहार में बढ़ी तो उनका भी रिजर्वेशन बढ़ा, उनको भी फायदा हुआ, देश में भी ये फायदा हो सकता है। तो हमारा ये कहना है संविधान को समझने की जरूरत है, और संविधान में जो हमारे हक अधिकार लिखे हैं उसको लेकर लड़ाई लड़ने की जरूरत है, ना कि इन लोगों के बहकावे में आकर के गलत दिशा में जाने की जरूरत है।
बहुत बहुत धन्यवाद सर महत्वपूर्ण समय देने के लिए। साथियों, वीडियो के दौरान सर ने बहुत सारी बातचीत की। बातचीत के दौरान जो सर ने कहा उस पे आपकी जो राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।